नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की, और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से। ये जो हमारी सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, इसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। एक तो वो क्वेश्चंस जो कंटिन्यूसली आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहें, यानी कि जो पहले बार बार आते रहें, तो इस बार भी अच्छे खासे उनके चांसेस रहेंगे कि वो रिपीट होंगे। एक तो वो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए। सेकंड वो क्वेश्चन होते हैं जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस के भी आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा रहती है। और तीसरे क्वेश्चंस होते हैं जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न है सीबीएसई का, तो उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। तो इस टाइप के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो चैप्टर में से निकल के आते हैं और जिनके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो उनको भी हम इस सीरीज में इंक्लूड करें। इसके साथ साथ ये जो हमारी सीरीज है, इसमें हम आपके 1 मार्कर क्वेश्चन, आपके 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि वो सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं। तो एक अच्छा सा वे होता है, इसके थ्रू आपके चैप्टर को अच्छे से आप रिवाइज भी कर पाते हो, और एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि भाई ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में, तो ये तो मुझे आते हैं। ठीक। और जहां तक चैप्टर की बात है, तो ये जो चैप्टर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, ये पूरा चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा है, सारे चैप्टर के वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 10 सोशल साइंस का एक जीनियस बैच मिलेगा, वहां पर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वहां पे आपको मैप वर्क भी मिलेगा, वहां पे आपको सिंपल क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, वहां पर आपको डिटेल में चैप्टर भी मिलेंगे। तो वो सब कुछ वहां से आप देख सकते हो और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ देखिए कि जो थंबनेल आपको दिख रहा है, तो उसके ऊपर मैंने लिखा कि बस इतना ही काफ़ी है। अब क्वेश्चन एक ये भी आएगा बच्चों की तरफ से कि सर एक्चुअली में सच सच बता दीजिए, सीरियसली क्या इतना ही काफ़ी है? तो बिल्कुल इतना ही काफ़ी है। अगर ये क्वेश्चंस कर लेते हो, तो मैं 95% की आपको डेफिनेटली श्योरिटी देता हूँ कि हाँ, इतनी मार्क्स आपके आ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम बात करेंगे क्लास 10 की हिस्ट्री की, और डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में ये वीडियो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, बाकी चैप्टर्स ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने शॉर्ट में दिए थे, यानी कि विदाउट सॉल्यूशन दिए थे पहले। अब यहां पर हम सॉल्यूशन की भी बात करें, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस को। 1 मार्कर क्वेश्चन में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, उसमें सबसे पहले आप देखोगे कि कुछ पेंटिंग्स, इमेजेस दी गई, तो वहीं से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था, ये हमें बताना है। तो ये एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। कौन थे? एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रांसीसी चित्रकार थे। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी, और उसमें उन्होंने कल्पना की थी कि भविष्य में, इन फ्यूचर क्या होगा, कि इन फ्यूचर एक राष्ट्र राज्य का गठन होगा, जिसमें एक जैसी कल्चर, एक जैसी भाषा के रहने वाले लोग, एक जैसे ज्योग्राफिकल इलाके में, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग एक ही देश में रहेंगे। ओके, यानी कि इनका बड़ा योगदान था राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में, लोगों को मोटिवेट करने में। ओके, लोगों को इंस्पायर किया था कि भाई ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो यहां से फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो ये एक फ्रांसीसी चित्रकार थे, और लास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम की बात करें तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन है वीना संधि, ये जिसको हम वीना कांग्रेस भी बोल देते हैं, वो कब हुई थी? तो ये 1815 में हुई थी। ओके, 1814 नवंबर से स्टार्ट होती है और 15 जैन फेब तक ये लगभग चलती है। ये संधि क्या थी कि भाई जो नेपोलियन थे, नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा, चैप्टर में अच्छे से समझा होगा। नेपोलियन जो थे, उन्होंने लगभग पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक। अब नेपोलियन इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि किसी एक के बस की बात नहीं थी कि उनको हरा दें। तो उसको मिलकर के हराया था। किसने? ऑस्ट्रिया ने, ओके, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रिया के साथ साथ अगर बात कीजिए पर्शिया ने, और उसके साथ साथ रशिया भी शामिल था। यानी कि जो फ्रांस के शासक थे नेपोलियन, तो उसको हराने में ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया, ब्रिटेन का भी थोड़ा बहुत हाथ था। तो इन्होंने मिलकर के हराया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक मीटिंग की कि भाई बंदरबांट कर ली जाए। नेपोलियन को तो हरा दिया, उसका जो साम्राज्य उसकी बंदरबांट कैसे करें? तो उसके लिए एक मीटिंग हुई थी। ठीक, उसे बोलते हैं वीना संधि। इसके हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। तो ये कब हुई थी? ये 1815 में हुई थी। 1815 में ही वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार होती है, और उसी की हार के बाद ये बंदरबांट के लिए मीटिंग होती है। क्लियर? ये जो मीटिंग होती है, संधि होती है, वीना कांग्रेस। तो इसमें क्या होता है कि इसके एक और चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है
किसमें जो मुखिया होते हैं, अध्यक्षता कौन करता है, वो करते हैं मैटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे उस वक्त। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से दोबारा से देखिए कि वीना संधि कब हुई थी, ये 1815 में हुई थी, नेपोलियन के हार के बाद हुई थी। क्लियर। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसने कहा है, ये हमें बताना है। यानी कि जब व्हेन फ्रांस स्नीजेस एंटायर रेस्ट ऑफ द यूरोप केसेस कोल्ड, ऐसा कुछ कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसने कहे थे ये बताना है। तो ये जो शब्द हैं ये मैटरनिक ने कहे थे, ड्यूक मैटरनिक ने, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, ये हमें बताना है। तो ये 1832 में हुई थी। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, 1832 में। भाई ये तो बता दिया 1832 में थी क्या, कुस्तुनतुनिया क्या है। आजकल तुर्की जो है उसकी कैपिटल कौन सी है, तुर्की कैपिटल है इस्तांबुल। ओके, एक मूवी भी आई है, इस्तांबुल है, उसी का पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया है वो ओटोमन साम्राज्य, मतलब उसका एक कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण शहर था ये। ओके, और ओटोमन साम्राज्य उसी का अधीन आता था, उसी के अंडर में आता था यूनान। तो यूनान की जो आज़ादी की संधि हुई थी वो यहाँ हुई थी 1832 में, यानी कि यूनान की आज़ादी को मान्यता मिली थी कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। और ये संधि हुई थी 1832 में, यानी कि 1832 में यूनान को आज़ादी प्राप्त हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ओके, तो ये फोर्थ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में, वो है जोलवेराइन क्या था, ये हमें बताना है। जोलवेराइन की अगर बात की जाए तो जोलवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था। ओके, जर्मन शुल्क संघ था, 1834 में इसको सेटअप किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो अलग अलग टैक्स लगते थे उन टैक्स को कम करना है, एक टाइप से। ओके, टैक्सों को थोड़ा कम करना, कि कर है वो एक जैसे हो जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, तो उसके लिए ये संघ, शुल्क संघ बनाया गया था। तो ये क्या था, एक जर्मन शुल्क संघ था, और 1834 में इसकी स्थापना हुई थी। टैक्स में जो टैक्स कर प्रणाली थी उसमें एक रूपता लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, उदारवाद का क्या अर्थ है, इसकी भी चर्चा की गई है आपके चैप्टर में। उदारवाद क्या है कि एक विचारधारा थी। ठीक, ये राजनीतिक या नैतिक दर्शन ये कह सकते हैं, एक विचारधारा थी, सिंपल सी बात है। ओके, जो स्वतंत्रता और शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित। यानी कि उदारवादी क्या थे, उदारवादी पहली चीज ये कि उदारवाद एक विचारधारा थी, और जो उदारवाद का समर्थन करते थे उन लोगों को उदारवादी कहा जाता है। वो किसके समर्थक थे, वो चाहते थे कि समाज में स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो चाहते थे कि सरकार चुनी हुई होनी चाहिए, वो चाहते थे कि एक देश एक कानून होना चाहिए, मतलब इन चीज़ों को बदलाव लाना चाहते थे। तो वो राजतंत्र के खिलाफ थे कि भाई राजा वाला सिस्टम बहुत हुआ, राजा वाला सिस्टम अब जाने दो। ओके, महाराज की जय, वो बहुत बोल लिया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें लोकतंत्र चाहिए। यानी कि ये लोकतंत्र के पक्षधर थे, स्वतंत्रता चाहते थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये चाहते थे कि चुनी हुई सरकार हो, और ये चाहते थे कि एक देश में एक कानून हो, सबके लिए एक बराबर हो। ओके, वन नेशन वन रूल। तो वो थे उदारवादी, जो उदारवाद के समर्थक थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, सेवंथ क्वेश्चन है, निरंकुशता या निरंकुशवाद का अर्थ हमें बताना है। ओके, निरंकुशवाद का अर्थ क्या है, देखिए शब्द में देखिए, निरंकुश, जिसके ऊपर अंकुश ना हो। निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ है कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। ओके, उसे निरंकुशवाद बोलते हैं। जैसे पहले राजा होते थे, क्या उनके ऊपर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट वगैरह होती थी, मीडिया वगैरह कुछ नहीं होता था। वो क्या थे, निरंकुश शासक होते थे, निरंकुश, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता था। क्लियर, समझ में आ गया होगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन की बात कीजिए, कल्पनादर्श, यूटोपिया क्या है। भाई ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर, यूटोपिया या फिर कल्पनादर्श क्या है, ये हम आपको बताना है। ठीक, तो यूटोपिया कल्पनादर्श की बात कीजिए, एक ही चीज़ है, क्योंकि यूटोपिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन कई बार इंग्लिश का वर्ड ही हिंदी में दे दिया जाता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। कल्पनादर्श या यूटोपिया की बात करें तो एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आइडियल, इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, कि उसका साकार होना असंभव है। यानी कि एक कल्पना है कि भाई ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें सारे लोग मिलजुल के रहेंगे, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। ओके, बड़े अच्छे से संत पुरुष होंगे सारे के सारे। भाई ऐसी कल्पना ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो उसे कहा गया था यूटोपिया या फिर कल्पनादर्श। कि उस वक्त जैसे कल्पना की जाती है कि भाई जो राष्ट्र राज्य होंगे ना, सारे लोग एक भाषा बोलेंगे, एक जैसी कल्चर होगी, मिलजुल के रहेंगे, खूब उन्नति प्रगति करेंगे, सारे अंबानी अडानी बन जाएंगे। यानी कि इस टाइप की कल्पना भाई पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो उसको कल्पनादर्श या फिर यूटोपिया का नाम दिया गया था। तो इस प्रकार की कल्पनाएं यूरोप में उस वक्त की जा रही थी। उसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करेंगे, 9वां जो हमारा प्रश्न है उसकी हम बात करने वाले। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हो, ये हमें बताना है। ओके, जनमत संग्रह से क्या आशय, ये हमें बताना है। तो जनमत संग्रह
एक प्रत्यक्ष मतदान है। ओके, जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष, लोगों से वोटिंग करवाई जाती है। किसके लिए? इसके जरिए एक क्षेत्र के लोगों से पूछा जाता है कि भाई ये प्रस्ताव आपको स्वीकार है या फिर अस्वीकार, यानी कि उनको यस या नो बताना होता है। ओके, जनमत संग्रह जिसको रेफरेंडम बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए अभी पिछले दिनों किया था, ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन के वहाँ के लोगों से पूछा था कि भाई हमें यूरोपीय संघ के साथ रहना है या नहीं रहना, यस बताइए या नो बताइए, वो जनमत संग्रह है। ठीक, ऐसे ही होता है ना, जैसे घर में भी होता है, दोपहर के टाइम में चाय बनती है तो पूछते हैं, मामा पूछते हैं कि किसको चाय पीनी है, वो हाथ ऊपर कर लो, दैट्स ऑल। वो भी क्या? जनमत संग्रह। दैट ओके, समझ में आ गया? तो इसे बोलते हैं हम रेफरेंडम इंग्लिश में, और इसे जनमत संग्रह कहेंगे। यानी कि जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के, एक राज्य के, एक प्रदेश के लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। क्लियर? तो उसे बोलेंगे हम जनमत संग्रह। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है नारीवाद का अर्थ बताइए। महिलावाद, नारीवाद, नारीवाद वर्ड ज़्यादा यूज होता है। ओके, फेमिनिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, तो इस वर्ड को आपने अच्छा खासा पढ़ा सुना देखा होगा। फेमिनिज्म या नारीवाद क्या होता है कि नारीवाद एक विचारधारा है जो महिला और पुरुष की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता में विश्वास रखती है। नारीवाद क्या है कि नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये कहती है कि हर पक्ष में महिला और पुरुष समान होने चाहिए, चाहे वो आर्थिक पक्ष है, चाहे वो राजनीतिक पक्ष है, चाहे वो सामाजिक पक्ष है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उसे नारीवाद। और जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं उसको हम फेमिनिस्ट या फिर नारीवादी बोलते हैं। ठीक, तो ये है नारीवाद विचारधारा क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि कुछ कंसेप्ट कह लीजिए, इस टाइप के टर्म्स होती है वो ज़्यादा आती है आपके एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया 1 मार्कर में वो है यंग इटली और यंग यूरोप, इन संगठनों की स्थापना किसने की? ओके, यंग इटली और यंग यूरोप ये गुप्त संगठन है, तो इनकी स्थापना किसने की? तो ये मैथ्सिनी ने की थी। हिंदी में मैथ्सिनी लिखा हुआ आपकी NCERT की बुक में, वैसे मेजनी होता है भाई, इंग्लिश में मेजनी होता है। तो अगर गलती से या जानबूझ के भी अगर आपकी बुक में मेजनी आ जाए, क्वेश्चन पेपर में मेजनी आ जाए, तो भाई उसको मान लेना कि मेजनी और मैथ्सिनी एक ही बंदे का नाम है। उसके बाद है मारियान या जर्मेनिया कौन थे? 12th जो क्वेश्चन है 1 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन है ये। मारियान और जर्मेनिया फ्रांस और जर्मनी के नारी रूपक थे। ठीक, जैसे हम भारत माता कौन है? भारत के नारी रूपक है ना, ऐसे यूं कह सकते हैं कि भाई ये फ्रांस की माता और ये जर्मनी की माता। ओके, समझ गए ना? यानी कि मारियान और जर्मेनिया क्या थे? ये मारियान या जर्मेनिया की बात करें तो ये फ्रांस और जर्मनी के नारी रूपक थे। वे गणराज्य और लिबर्टी की प्रतीक थी, यानी कि वो रिपब्लिक को प्रतीक करते थे, लिबर्टी की प्रतीक थी, आज़ादी की प्रतीक थी। जैसे अपने यहाँ पे भारत माता है, तो वो आज़ादी की आंदोलन जब चले थे तो उस वक्त लोगों को इंस्पायर किया था कि भाई भारत माता की तस्वीर है जिसको बेड़ियाँ लगी है, हमें वो बेड़ियाँ तोड़नी है, हमें देश को आज़ाद करवाना है। तो ऐसे ही वहाँ पर मारियान और जर्मेनिया के रूपकों का प्रयोग किया गया था, जर्मनी और फ्रांस में। क्लियर? तो ये हो गए 1 मार्कर क्वेश्चन। क्या इतने ही आएंगे? इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहे। इसके अलावा बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चन और भी हैं। कौन से? वो जो 3 और 5 मार्कर में आएंगे। इसके अलावा और आ जाएं तो और भी मैंने डिस्कस कर लिया न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। आपके MCQs क्वेश्चंस मैंने अलग से एक वीडियो में डिस्कस किए, ठीक, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। लेकिन ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ दिए गए। उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे, और अगला जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन। यानी कि वैसे तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन नहीं, लेकिन इस बार आपके एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन भी रहेंगे, तो ये 2 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। उसमें यह कि आपको 2 पॉइंट लिखने, बस इतना सा फर्क रहेगा। इसमें पहला जो हमारा 3 मार्कर का क्वेश्चन है वो है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पर एक नोट लिखना है हमें। ओके, बताना है कि क्या क्या हुआ था भाई, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ये यूनान की आज़ादी का एक सफल आंदोलन था। यानी कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम क्या था कि ये यूनान की आज़ादी का एक सफल आंदोलन था, यानी कि कामयाब रहा था। इसे 1821 में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ शुरू किया गया था। यानी कि इस आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1821 में होती है। ओके, किसके खिलाफ? ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ, क्योंकि इसी के अंडर में आता था यूनान देश। यूनानियों को पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, दार्शनिक हैं, कवि हैं, उनका समर्थन मिला था। यानी कि दार्शनिक कवि थे, वो भी चाहते थे कि यूनान को आज़ादी मिले, क्योंकि काफ़ी सारे दार्शनिक कवि लेखक यहाँ यूनान से पुराने समय में, प्राचीन समय में निकले हैं। तो उनकी एक सहानुभूति थी कि भाई यूनान है वो गुलाम नहीं रहना चाहिए। तो 1821 में इस आंदोलन की शुरुआत होती है, और ये आंदोलन ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ था। और इसको पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, वहाँ के जो कवि थे, वहाँ के जो दार्शनिक थे, वहाँ के जो लेखक थे, उनका पूरा समर्थन मिला था। ठीक, अंत में 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल, ओके, कॉन्स्टेंटिनोपल बोल दीजिए, कुस्तुनतुनिया बोल दीजिए, उसकी संधि से ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी कि यहाँ से बताना हमें कि ये यूनान की आज़ादी का एक सफल आंदोलन था। 1821 में
इस आंदोलन की शुरुआत होती है, ये ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया था। इसको यूनानियों को, यानी कि इस आंदोलन को पश्चिमी यूरोपीय देशों, वहाँ के लेखक, कवियों, दार्शनिकों से खूब समर्थन मिला था। पैसे भी आए थे कलेक्शन करके, और लोग खुद भी आ गए थे कि युद्ध लड़ने के लिए। ओके, इसके साथ साथ 1832 में जो कुस्तुनतुनिया की संधि थी, उससे ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई थी। मतलब भाई जल्दी मिल गई थी। 1821 में शुरुआत की और 11 सालों में बस हो गया। हमारा गला सूख गया था, भारत माता की जय या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, बड़ा जोर लगाया था हमने, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली थी। इनको बहुत जल्दी मिल गई थी। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, मेजनी या मैथ्सनी के बारे में आप क्या जानते हैं। ओके, मेजनी या मैथ्सनी के बारे में आप क्या जानते हैं हमें बताना है। तो एक ही बात है, मेजनी बोल देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको मैथ्सनी कहेंगे, कैसे भी आ जाए तो एक ही बात है। तो 1807 में पैदा हुए मेजनी या मैथ्सनी की बात करें तो ये एक इतालवी राजनीतिज्ञ या क्रांतिकारी थे। ओके, जन्म इनका 1807 में हुआ था। कौन थे ये? इटली के राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन थे या फिर रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी थे। इटली के एकीकरण का पहला जो असफल प्रयास था वो मेजनी नहीं किया था, हालांकि कामयाब नहीं रहा था। ओके, असफल रहा था, लेकिन भाई मोटिवेट तो किया था ना कि भाई करो करो, बाकी के लोग इंस्पायर्ड हुए थे इससे। ओके, तो इटली के एकीकरण का पहला जो असफल प्रयास है वो मेजनी नहीं किया था। उन्होंने दो गुप्त संगठनों की, दो सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी, वो थे यंग इटली और यंग यूरोप। इनका उद्देश्य क्या था? दोनों संगठनों का उद्देश्य ये था कि इटली का एकीकरण करना। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने एक बार उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि भाई मेजनी ऐसा वैसा बंदा नहीं था, बहुत प्रभाव था, बहुत दबदबा था कि दूसरे राष्ट्र के जो अध्यक्ष थे, चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, वो भी इनसे डरते थे, कहते थे कि भाई बड़ा खतरनाक बंदा है ये, बहुत खतरनाक आदमी है। ओके, तो ये हो गया मेजनी के बारे में लिखना। 1807 में उनका जन्म हुआ था। वो इटली के पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ और क्रांतिकारी थे। इटली के एकीकरण का पहला असफल, अनसक्सेसफुल जो अटेम्प्ट था वो इन्होंने ही किया था। इन्होंने दो गुप्त संगठनों की स्थापना की थी, पहला यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। और ऑस्ट्रिया के चांसलर ने उन्हें एक बार सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड जो तीसरा प्रश्न दिया गया, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, बिस्मार्क के बारे में एक नोट लिखिए। हमें बताना है कि भाई ये बिस्मार्क कौन था। ओके, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हमारे बनेंगे। बिस्मार्क की बात करें तो ओटो वॉन बिस्मार्क पर्शिया के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री लिख सकते हो, चीफ मिनिस्टर लिख सकते हो। ओके, कई बार जो हेल्प बुक होती है उसमें प्रधानमंत्री भी लिख दिया जाता है, वैसे वो चीफ मिनिस्टर थे तो उसको उस नाते मुख्यमंत्री कहना चाहिए। ठीक, अब ये पर्शिया क्या था कि जर्मनी कई सारे टुकड़ों में बंटा, तो उसमें से सबसे बड़े वाला जो टुकड़ा था ना वो पर्शिया था। क्लियर, यानी कि जर्मनी पर्शिया यूं समझ लीजिए, लेकिन बाकी टुकड़े और भी थे। तो ओटो वॉन बिस्मार्क पर्शिया के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर थे। उन्हें जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार या आर्किटेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था, एकीकरण हुआ था, उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो इसी बंदे का था। जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने लो रक्त यानी कि आयरन ब्लड की पॉलिसी को अपनाया था। लो रक्त की नीति मतलब उन्हें लगा था कि भाई ऐसे नहीं होगा, इसके लिए तो ताकत दिखानी पड़ेगी, लड़ना होगा तो लड़ेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्लड एंड आयरन यानी कि लो रक्त की नीति को अपनाया। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद वह जर्मनी के पहले चांसलर भी बनते हैं। ओके, जब जर्मनी का एकीकरण हो जाता है तो जर्मनी के वो पहले चांसलर बन जाते हैं। तो ये था ओटोमन बिस्मार्क कौन थे, क्या किया। थोड़ा बहुत जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बड़ा भी कर सकते हो अगर चाहो तो। क्लियर, तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इनको आप थोड़ा डिटेल में भी कर सकते हो, इसी पॉइंट्स को थोड़ा सा लंबा खींचा जा सकता है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा जो हमारा प्रश्न रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी का क्या योगदान था, ये हमें बताना है। यानी कि इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी ने क्या योगदान दिया, ये हमें बताना है। तो गेरिबाल्डी एक इतालवी सेनापति थे, कमांडर थे, देशभक्त थे और गणतंत्रवादी थे। यानी कि वो देश में गणतंत्र के पक्षधर थे। यानी कि गेरिबाल्डी कौन थे? वो इटली के सेनापति, कमांडर थे, देशभक्त थे और गणतंत्रवादी थे। उन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे हमारे देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बड़ा योगदान है, ऐसे ही इसी टाइप का योगदान है वो इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी का है। उन्होंने स्वयंसेवक कौन से? वॉलंटियर्स की बात करें तो उन्होंने वॉलंटियर्स की एक सेना रेड शर्ट का नेतृत्व भी किया था। यानी कि इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने लाल कुर्ती, हिंदी में कहेंगे लाल कुर्ती और इंग्लिश में कहेंगे रेड शर्ट्स, एक आर्मी बनाई थी वॉलंटियर्स की और इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने प्रयास किए थे। उन्होंने लगभग अपने अकेले ही दम पर क्या किया था? उत्तरी और दक्षिणी इटली को एकजुट कर दिया था। सॉरी,
उन्होंने अपने अकेले ही दम पर उत्तरी और दक्षिणी इटली को एकीकरण कर दिया था और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। यानी कि दोबारा से देखिए, गैरिबाल्डी कौन थे? वो इटली के कमांडर थे, देशभक्त थे, गणतंत्रवादी थे और इटली के एकीकरण में उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक, इसके बाद उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक वॉलेंटियर्स की सेना बनाई थी जिसको रेड शर्ट का नाम दिया गया था, लाल कुर्ती का नाम दिया गया था, क्योंकि ऐसे उनकी ड्रेसिंग सेंस या यूनिफॉर्म थी। क्लियर? और उन्होंने लगभग अपने अकेले दम पर ही जो नॉर्थ और साउथ इटली है उसको एकजुट कर दिया था और इटली के एकीकरण में एक बड़ा रोल प्ले किया था। तो ये था कि गैरिबाल्डी का क्या योगदान था। क्लियर? उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन है नेपोलियन की 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं बताइए। ये काफी बार आ चुका है क्वेश्चन, यानी कि बाकी ऊपर के जो क्वेश्चन किए उनसे ज्यादा टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो नेपोलियन कोड भी बोल देते हैं, नेपोलियन की नागरिक संहिता जिसको हम सिविल कोड भी बोल देते हैं, उसकी विशेषता बतानी है कि नेपोलियन का कोड, जिसे आमतौर पर 1804 के नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है, सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है, ये नेपोलियन द्वारा लागू किया गया था। पहली चीज तो ये कि नेपोलियन कोड है तो उसे 1804 की नागरिक संहिता भी कह सकते हैं। ओके, और इसे नेपोलियन द्वारा लागू किया गया था। पहली चीज तो समझ लीजिए ये क्या था कि एक नया संविधान था एक तरीके से, यानी कि कुछ नए रूल रेगुलेशन सिस्टम लेकर के आए थे नेपोलियन लेकर के आए थे। तो उसको 1804 का सिविल कोड भी कह देते हैं, नेपोलियन कोड भी बोल देते हैं। ठीक, इस कोड में क्या था कि इस कोड के तहत उन्होंने सभी को संपत्ति का अधिकार दे दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी सभी को मिल गया था। उससे पहले क्या होता था कि भाई प्रॉपर्टी ले ली, राजा का जब मन होता था वो छीन लेता था। अब इस कानून के तहत ये हो गया कि भाई प्रॉपर्टी अगर आपने इकट्ठी की ना मेहनत करके, तो राजा छीन नहीं पाएगा, उसकी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक, तो एक तो ये कि सभी को संपत्ति प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया गया था। दूसरा एक कि इस कोड ने कानून के समक्ष समानता स्थापित की, यानी कि एक देश एक कानून लागू कर दिया गया था कि चाहे वो राजा हो रंक हो, कि सबके लिए एक जैसे कानून है वो लागू किए गए थे। तीसरा, इस कोड के तहत जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकार जो समाप्त थे वो समाप्त कर दिए गए थे, यानी कि बर्थ बेस्ड स्पेशल राइट्स होते थे कि भाई राजा के घर में, जैसे जमींदार के घर में पैदा हुआ तो वो जमींदार ही बनेगा। ओके, मंत्री घर में पैदा हो तो मंत्री बने। उसने कहा कि ना भाई ना, ऐसे नहीं है, जिसकी जो योग्यता होगी उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर पिताजी ऐसे हैं तो उसके बेटे को वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, यानी कि ये सारी चीजें हुई थी। तो नेपोलियन का कोड है जिसे हम 1804 का सिविल कोड या नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं, नेपोलियन के द्वारा लागू किया गया था। इसे हम नेपोलियन का संविधान भी कह सकते हैं। ओके, इस कोड ने सभी को संपत्ति का अधिकार दे दिया था। इस कोड के तहत कानून के समक्ष समानता को स्थापित किया गया था, यानी कि सबके लिए एक जैसे कानून को लागू किया गया था। और जन्म आधारित जो विशेष अधिकार थे उनको खत्म कर दिया गया था। इसके साथ साथ जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ओके, और देश में एक जैसे मापतोल के पैमाने लागू किए गए थे, एक जैसी कर प्रणाली लागू की गई थी, बहुत सारी चीजें और भी लिखी जा सकती है। क्लियर? तो ये था नेपोलियन कोड। उसके बाद सिक्स्थ जो क्वेश्चन दिया गया, छठा हमारा प्रश्न है कि वीना कांग्रेस पर एक नोट लिखिए। इसको हमने 1 मार्कर में भी डिस्कस किया। वीना कांग्रेस क्या थी इसको थोड़ा सा और समझेंगे, यहाँ से आपका वो क्वेश्चन और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि वीना कांग्रेस पर एक नोट लिखिए। पहली चीज तो मैं बता दूं कि वीना कांग्रेस क्या थी, कि वीना कांग्रेस 1814-15 में वीना में नेपोलियन की हार के बाद आयोजित की गई थी। यानी कि कब हुई थी? 1814 में स्टार्ट हो जाती है नवंबर में और 15 तक चलती है। तो इसको आप 1815 भी कह सकते हो या 1814 भी, 14-15 दोनों लिख सकते हो। ओके, तो वीना कांग्रेस 1814-15 में वीना में नेपोलियन की हार के बाद आयोजित की गई थी। नेपोलियन की हार कहाँ होती है? वाटरलू में होते हैं। वाटरलू का जो युद्ध होता है वो नेपोलियन की लास्ट लड़ाई होती है, अंतिम लड़ाई होती है, जिसमें हार जाते हैं नेपोलियन। ओके, तो वीना कांग्रेस 1814-15 में वियना में नेपोलियन की हार के बाद आयोजित की गई थी। वीना कांग्रेस का जो नेतृत्व किया था, यानी कि इसमें जो अध्यक्षता की थी वो ड्यूक मैटरनिक ने की थी। कौन है ये बंदा? ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे उस वक्त, यानी नेपोलियन के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति यही थे पूरे यूरोप के। ठीक, इस कांग्रेस में बर्बोन जो राजवंश था उसको सत्ता में बहाल कर दिया गया था। आपको अगर याद होगा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, लुई 16वां था, उसको लटका दिया गया था। वो किसी से इसी बर्बोन, या इसको आप बोरबोन भी बोल सकते हो, बर्बोन जो राजवंश था इससे संबंध रखते थे। तो उसको भाई वापस कह दिया कि भाई आपका ही जो राजा बनता ना आगे, उसको हम फ्रांस का राजा बना रहे हैं। ठीक, और फ्रांस से उन सभी इलाकों को छीन लिया गया था जिन पर नेपोलियन के समय में कब्जा किया गया था। यानी कि वो सारे इलाके, लगभग पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा था, 80-90% के आसपास, तो वो सारे इलाके छीन लिए गए इस वीना कांग्रेस में। और फ्रांस की सीमाओं पर भविष्य में फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित कर देगी। साथ साथ क्या किया कि फ्रांस के चारों तरफ छोटे छोटे कुछ राज्य बना देंगे। वो इसलिए बना देंगे कि भाई फ्यूचर में फ्रांस
कोई समस्या खड़ी ना करे। ठीक, यानी कि ये सब कुछ हुआ था वीना कांग्रेस में। दोबारा से देखिए क्या कुछ हुआ था कि वीना कांग्रेस 1814-15 में वीना में नेपोलियन की हार के बाद आयोजित की गई थी। वीना कांग्रेस का नेतृत्व या अध्यक्षता थी वो ड्यूक मैटरनिक ने की थी। इस कांग्रेस में बर्बोन राजवंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया था, यानी कि उनको वापस सत्ता दे दी गई थी, यानी कि उनका वंश है वो दोबारा से पावर में आ गया था फ्रांस में। और फ्रांस से उन सभी इलाकों को छीन लिया गया था जिस पर नेपोलियन के समय में फ्रांस ने कब्जा किया था। और फ्रांस की सीमा पर कई छोटे छोटे राज्यों की श्रृंखला बना दी गई थी ताकि भविष्य में फ्रांस किसी प्रकार की समस्या खड़ी ना करे। ओके, वैसे अगर मोटे तौर पे अगर एक लाइन में कहे कि भाई ये क्यों हुई थी, तो ये बंदरबांट के लिए हुई थी। मतलब नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में जो कब्जा था उसकी बंदरबांट करनी थी इनको कि भाई कौन कौन सा हिस्सा लेगा, तो उसके लिए मीटिंग हुई थी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा 7th क्वेश्चन है, 7th नहीं है, उसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी कि 6 आपके क्वेश्चन रहेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो 2 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो 3 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में से बताने बड़े आसान से हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे। ओके, और यही क्वेश्चन जो हैं उन्हीं में से रिपीट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्कर में पहला क्वेश्चन दिया गया। ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया इस बार का जो आपका सीबीएसई का सिंपल क्वेश्चन पेपर आया ना, उसमें हिस्ट्री का एक जो क्वेश्चन दिया गया वो यही है। ठीक, यहाँ से उठा करके दे दिया गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। यानी जो फ्रांसीसी लोग थे उनमें एकता का भाव पैदा करने के लिए, राष्ट्रवाद का भाव पैदा करने के लिए वहां के क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे, क्योंकि वहीं से तो राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है ना, देश के प्रति लगाव प्रेम की शुरुआत वहीं से होती है। तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हेडिंग आपको लिखनी है 5 मार्कर क्वेश्चन जब आप लिखोगे, मैंने हेडिंग नहीं लिखी है, मैं आपको मोटे तौर पर आइडिया दे रहा हूँ कि पहला क्या कदम उठाया था। ला पैट्री और ला सिटियोन, ला पैट्री मतलब पितृभूमि और ला सिटियोन मतलब नागरिक के विचारों को एक संविधान के तहत समान अधिकारों का लाभ देने वाले समुदाय की अवधारणा पर जोर दिया। यानी कि पहला क्या दिया था कि वहां के क्रांतिकारियों ने ला पैट्री और ले सिटियोन के विचारों को बढ़ावा दिया। यानी कि ला पैट्री मतलब ये था कि ये हमारी पितृभूमि है, जैसे बोलते हैं ना भारत माता है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी पितृ माता है, फ्रांस हमारे पितृ है, ये हमारी पितृभूमि है। फिर उन्होंने कहा कि हम इस देश के नागरिक हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हम इस देश के नागरिक, तो इस प्रकार के विचार बढ़ाए ताकि लोगों को लगे कि भाई हाँ हम आपस में जुड़े। दूसरा ये कि उन्होंने ये भी जोर दिया था कि जो इस देश में रहने वाले नागरिक हैं उनको एक समान अधिकार मिलेंगे इस देश में, इससे भी लोग जुड़े देश के साथ। ओके, तो एकता पैदा हुई ना। तो पहले ये कि उन्होंने ला पैट्री और ला सिटियोन, ला पैट्री और ले सिटियोन यानी कि पितृभूमि और नागरिक के विचारों को खूब बढ़ा चढ़ा करके, यूं कह सकते खूब बढ़ावा दिया और एक संविधान के तहत समान अधिकार लेने वाले एक समूह की अवधारणा पर जोर दिया कि जहां पर एक जैसे अधिकार सबको मिलेंगे ताकि लोगों में एकता स्थापित हो। तो पहला काम तो उन्होंने ये किया था। दूसरा ये कि उन्होंने पूर्व में जो पहले शाही ध्वज होता था किसका, जैसे लुई 16 के समय में होता था, उसके स्थान पे उन्होंने एक नया फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा का चुनाव किया गया ताकि लोगों को जुड़ाव महसूस हो कि भाई ये हमारा देश है और ये हमारा तिरंगा है। जैसे हमें फील होता है ना भाई, जब हम देखते हैं तिरंगे को देखते हैं अलग सी पॉजिटिव वाइब आती है, अच्छा सा लगता है। तो ऐसा ही उन्होंने किया था कि इससे भी लोग आपस में जुड़ गए थे। हमारी जब आज़ादी का आंदोलन चला था तो लोग जब भी तिरंगे को देखते थे जोश आ जाता था कि भाई तिरंगे के लिए जान दे देंगे। तो वो सारी फीलिंग वहां पर लाने के लिए उन्होंने जो शाही ध्वज था उसके स्थान पर एक नया फ्रांसीसी ध्वज जो कि 3 रंगों से बना है उसको उन्होंने वहां पर लॉन्च किया। ओके, तीसरा काम क्या किया उन्होंने, लोगों को देश से जोड़ने के लिए, एकता का भाव पैदा करने के कि जो एस्टेट जनरल थी उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया ताकि लोगों को लगे कि भाई ये पूरे देश की असेंबली है। ठीक, तो ये किया गया। चौथा, उन्होंने पूरे देश में एक समान शासन प्रणाली को शुरू किया। इससे भी एकता स्थापित हुई उस वक्त, एक देश एक जैसा सरकार, एक जैसी शासन प्रणाली, ताकि लोग जुड़े देश से, ताकि उनमें एकता का भाव पैदा हो। पांचवा काम क्या किया कि उन्होंने फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया। इससे भी लोगों में जुड़ाव पैदा हुआ कि एक देश और एक जैसी सबकी भाषा थी, इससे भी लोग आपस में जुड़े। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होंने क्या किया, एक देश एक कानून के प्रावधान को लागू किया, यानी कि पूरे देश में एक जैसा कानून लागू किया। इससे भी लोगों में एक होने का भाव पैदा हुआ। तो ये सारे कदम उठाए ताकि लोगों में सामूहिकता का भाव पैदा हो, वहां के लोगों में राष्ट्र के प्रति आस्था पैदा हो, राष्ट्र के प्रति प्यार पैदा हो, ताकि उनको लगे कि भाई हम फ्रांस में रहने वाले हम भाई भाई हैं। ओके, इस टाइप की फीलिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिंपल क्वेश्चन पेपर का पहला ही क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप में वो यहीं से उठाया गया। ओके, उसके बाद हम सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर बात करें वो है
जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है 3 एकीकरण की प्रक्रिया दी गई इस चैप्टर में से, तो इसमें से भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इनको समझना कि कैसे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं बनाई, आपको हेडिंग बनानी है। जैसे लंबी प्रक्रिया हेडिंग हो जाएगी, तो पहला जो इसका पॉइंट रहेगा कि जर्मनी की एकीकरण की एक लंबी प्रक्रिया थी जो 5-10 वर्षों की नहीं थी बल्कि सैकड़ों वर्षों तक चली थी, पहला। दूसरा, जटिल प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस जो पूरी थी, काफी जटिल थी, आसान नहीं थी, अलग अलग 500 से ज्यादा टुकड़ों में बंटा हुआ था जर्मनी, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। तीसरा, कि कब शुरुआत हुई, कि जर्मनी के एकीकरण का पहला जो असफल प्रयास था, हालांकि पहले से तैयारी चल रही थी, लेकिन पहला जो सही से प्रयास था, पहला असफल प्रयास था, वो 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में किया गया था। पहला प्रयास था जो कामयाब नहीं हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो जर्मनी के अलग अलग राज्यों से लोग आए थे, प्रतिनिधि चुने हुए थे, और उन्होंने कहा था पर्शिया के सम्राट को कि भाई आप पूरे देश के सम्राट बन जाओ। उसने कहा कि नहीं, उसने ऑफर को ठुकरा दिया था। ओके, वहां गड़बड़ हो गई थी। तो पहला प्रयास जो किया गया था जर्मनी के एकीकरण का, वो 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में किया गया था। इसके बाद पर्शिया ने, उसके बाद क्या हुआ कि पर्शिया ने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उसके बाद पर्शिया को लगा नहीं भाई, जर्मनी का एकीकरण होना तो जरूरी है, तो उसने ये जो सबसे शक्तिशाली टुकड़ा था, सबसे बड़ा टुकड़ा था जर्मनी का, उसने इस पूरी प्रक्रिया को नेतृत्व प्रदान किया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हम जर्मनी के एकीकरण का आर्किटेक्ट या वास्तुकार कह सकते हैं। ओके, उन्होंने इसके लिए लो रक्त की नीति को अपनाया। ओके, आयरन ब्लड की पॉलिसी को अपनाया कि भाई ऐसे प्यार से बात नहीं बनेगी, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा। और उन्होंने यानी कि सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से घी निकलेगा, यानी कि किसी भी तरीके से उन्हें एकीकरण करना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, लो रक्त की नीति यानी कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इसके लिए फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ 7 वर्षों के दौरान 3 युद्ध लड़े गए, जो कि सबसे बड़ा रोड़ा रास्ते में थे जर्मनी के एकीकरण के। तो उन तीनों को एक एक करके हरा दिया गया और 1871 में जाकर के जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। ओके, यानी कि इस प्रकार से पूरी प्रोसेस रहती है जर्मनी के एकीकरण की। उसके बाद भी आप लिख सकते हो कि एकीकरण के बाद जो काइजर विलियम है वो वहाँ के सम्राट बन जाते हैं। ओके, इतना कुछ हो सकता है, इसमें लिखा जा सकता है। हेडिंग बना दोगे तो ये 5 मार्कर का एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा, आसान सा है, कुछ नया नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे इटली के एकीकरण की प्रक्रिया की, कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, क्या कुछ हुआ था, ये हमें बताना है। तो इटली के एकीकरण में भी उसी टाइप से आपको हेडिंग बनानी, हेडिंग नहीं बनाई। इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो भी एक लंबी प्रक्रिया थी। ऐसा नहीं कि 2 वर्ष में, 1 साल में, 6 महीने में एकदम से कुछ हो गया था, नहीं, एक लॉन्ग प्रोसेस थी ये भी एक जटिल प्रक्रिया थी, आसान नहीं था एक करना। इटली शुरुआत में 7 टुकड़ों में बंटा हुआ था। ओके, और उसमें से केवल एक टुकड़ा था जिसके ऊपर इटली के लोगों का कब्जा था, बाकी तो दूसरे देशों ने कब्जा कर रखा था। तो बहुत मुश्किल बात थी। ओके, तो शुरुआत में इटली 7 टुकड़ों में बंटा हुआ था। और इटली के एकीकरण का पहला जो असफल प्रयास था वो किया था मेजनी ने, जिसको आप मैथ्सनी कह सकते हो। उन्होंने पहली कोशिश की थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन जब पहली कोशिश होती है चाहे वो कामयाब ना रहे, लेकिन बाकी लोगों को तो इंस्पायर किया था ना कि भाई कीजिए, एकीकरण हो सकता है। तो इटली के एकीकरण का पहला जो प्रयास था, असफल प्रयास था, वो मेजनी द्वारा किया गया था। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 2 गुप्त संगठन भी बनाए थे, एक था यंग यूरोप और दूसरा था यंग इटली। ठीक, उसके बाद इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का जो नेतृत्व है वो सार्डिनिया पिडमांट ने किया था। सार्डिनिया पिडमांट यानी कि जो 7 टुकड़े थे, 7 में से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल टुकड़ा यही था। ओके, और यही वो टुकड़ा था जिसके ऊपर इटली के लोगों का कब्जा था, यानी कि उन्हीं के वंश का शासन था। तो इसने नेतृत्व किया कि भाई हम ये एकीकरण करेंगे। और इसमें जो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर थे सार्डिनिया पिडमांट के, काउंट काउर, उसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसे हम इटली के एकीकरण का वास्तुकार या आर्किटेक्ट कह सकते हैं। उन्होंने फ्रांस के साथ अपनी कूटनीति से मिलकर के पहले तो ऑस्ट्रिया को हरा दिया, उत्तरी जो नॉर्दर्न इटली है उसको मुक्त कर लिया, और उसके बाद फ्रांस को कोने में लगा दिया। यानी कि सबसे बड़ा जो रोल था वो काउर का रहता है। काउर है वो कौन थे, सार्डिनिया पिडमांट के चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने अपनी कूटनीति से पहले फ्रांस को साथ लेकर के ऑस्ट्रिया है उसको हरा करके नॉर्दर्न इटली को मुक्त किया, और उसके बाद फ्रांस को भी हरा दिया। गैरीबाल्डी है, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल रहा था, यानी कि 3 शख्स का रोल रहा था, मेजनी का, कावूर का और गैरीबाल्डी का। गैरीबाल्डी ने अपने जो वॉलंटियर्स थे उनकी सेना थी रेड शर्ट्स। ओके, वॉलंटियर्स की सेना थी रेड शर्ट्स। उसकी सहायता से स्पेन के बर्बोन सम्राटों को हरा करके 2 सिसिली के राज्यों को मुक्त कर लिया, यानी कि दक्षिणी इटली है उसको मुक्त कर लिया, और उत्तरी इटली है उसके साथ एकीकरण कर दिया। यानी कि गैरीबाल्डी का भी योगदान रहा। नॉर्दर्न
और साउदर्न पार्ट को एक कर दिया था इन्होंने। उसके बाद 1861 में विक्टर एमनुअल सेकंड है, उन्होंने खुद को संयुक्त इटली का सम्राट घोषित कर दिया। यानी कि जो पिडमांट सार्डिनिया के सम्राट थे वो बाद में संयुक्त इटली के सम्राट बन जाते 1861 में। तो ऐसे ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो काफ़ी लंबी कहानी है, एक बार फिर से भी इसको देखा जा सकता है कि क्या क्या हुआ था। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कि जो इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो एक लंबी प्रक्रिया थी, ये एक जटिल प्रक्रिया थी। शुरुआत में इटली 7 टुकड़ों में बंटा हुआ था, ठीक। और इटली के एकीकरण का पहला जो असफल प्रयास था वो मेजनी या मैथ्सनी द्वारा किया गया था, हालांकि कामयाब नहीं रहा था, इसलिए असफल प्रयास था। इसके लिए क्या किया था, उन्होंने 2 गुप्त संगठनों जिनका नाम था यंग यूरोप और यंग इटली, उनका गठन किया था। उसके बाद जब ये प्रयास कामयाब नहीं रहा तो उसके बाद इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व सार्डिनिया और पिडमांट करता है। ओके, ये एक राज्य था, 7 में से एक सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा था, ठीक। और जो सार्डिनिया पिडमांट है वहाँ के चीफ मिनिस्टर कावूर ने, जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, जिसको हम आर्किटेक्ट या फिर वास्तुकार कहते हैं इटली के एकीकरण का, उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर के पहले ऑस्ट्रिया को हरा दिया, इससे नॉर्थ इटली को उन्होंने आज़ाद करवा लिया। उसके बाद उन्होंने बाद में फ्रांस को भी हरा दिया था, जो कि बड़ा कांटा था इटली के एकीकरण के मार्ग में। ओके, उसके बाद गेरिबाल्डी का भी अपना योगदान रहा था, यानी कि मैथ्सनी, कावूर और गेरिबाल्डी 3% का योगदान रहा था। गेरिबाल्डी ने अपने वॉलंटियर्स की सेना रेड शर्ट्स के साथ मिलकर के स्पेन के राजाओं को हरा दिया और 2 सिसिली के स्टेट को, यानी कि साउदर्न जो इटली है उसको आज़ाद कर लिया था। ओके, और अंत में 1861 में विक्टर एमनुअल सेकंड है, द्वितीय, वो खुद को संयुक्त इटली का सम्राट घोषित कर देते हैं, यानी कि इस प्रकार से इटली का एकीकरण हो जाता है। उसके बाद 4th जो क्वेश्चन दिया गया वो है ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि 3 एकीकरण दिए गए आपके चैप्टर में से, इनमें से एक एकीकरण आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। ओके, हालांकि जरूरी कि एकीकरण आए, लेकिन टोटल 5 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके 5 मार्कर के इस चैप्टर में से। चैप्टर बहुत लेंथी है, लेकिन इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो ये 4th जो क्वेश्चन है ये क्या है कि ब्रिटेन के एकीकरण की अनोखी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, कि इसको अनोखी बोला जाता है। अनोखी क्यों है, कि चलिए देखते हैं कि क्यों है और क्या हुआ था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण वो अचानक हुई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यानी कि अनोखी इसलिए थी कि एक तो इसमें ना तो क्रांति हुई थी, ना उथल पुथल हुई थी, ना कोई आंदोलन हुआ था। ओके, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटेन का एकीकरण हो जाता है। जैसे आज के ब्रिटेन की बात करें ना, तो ब्रिटेन एक देश नहीं है, उसमें 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, 4 देश से बन करके बनता है हमारा ब्रिटेन, ठीक, जो ब्रिटेन है। तो वो ब्रिटेन का जो एकीकरण हुआ था वो उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, और ये एक लंबी प्रक्रिया थी। हालांकि ये भी एक लंबी प्रक्रिया थी। 18वीं शताब्दी से पहले बात की जाए तो ब्रिटेन नाम का कोई राष्ट्र ही नहीं था, ठीक। और इंग्लैंड, इनमें से जो 4 देश आते हैं ब्रिटेन में, उसमें से इंग्लैंड धन, महत्व और शक्ति में ज़्यादा समृद्ध होता गया था। और इससे क्या हुआ कि जो 3 और देश थे उनके ऊपर इंग्लैंड का थोड़ा सा दबदबा बन गया था कि भाई ये तो एडवांस कंट्री है। ओके, उसका दबदबा बन गया था। और 1688 की बात करें तो शानदार क्रांति होती है वहाँ पे, जिसको हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसके द्वारा इंग्लैंड एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो गए थे, यानी कि वहाँ पे शानदार क्रांति होती है और इंग्लैंड को एक राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता मिल जाती है। और वहाँ पर संसद का गठन हो जाता है कि भाई ठीक है, राजा तो रहेंगे लेकिन साथ साथ एक पार्लियामेंट होगी, यानी कि इंग्लैंड सब चीज़ों में थोड़ा आगे रहता है, धन में, शक्ति में और राष्ट्र राज्य बनने में सबसे आगे रहता है। उसके बाद क्या होता है, यानी कि यहाँ तक तो इंग्लैंड की कहानी थी। उसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन संधि होती है 1707 में, एक संधि हो जाती है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में संधि होती है, जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है। इसमें 3 देश शामिल हो जाते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी कि ऐसे बन जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन इसमें अभी तक आयरलैंड शामिल नहीं था। आयरलैंड को कब शामिल किया गया, 1801 में जबरदस्ती आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। हालांकि उस वक्त भी युद्ध नहीं होता, यानी कि सेना भेजी जाती है लेकिन वो पहले से ही अपने हथियार डाल देते हैं कि भाई ठीक है हम आपके साथ हैं। तो 1801 में जबरन यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को शामिल कर लिया जाता है। इस तरीके से 1801 में जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि प्रभावशाली अंग्रेजी संस्कृति के प्रचार प्रसार किया जाता है पूरे इंग्लैंड में। जो इंग्लैंड की कल्चर थी उसको बाकी देशों में, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे वो वेल्स हो, नॉर्दर्न आयरलैंड हो, उसमें इसी कल्चर का प्रचार प्रसार किया जाता है। और नए ब्रिटेन के नए प्रतीक आ जाते हैं, जैसे ब्रिटिश ध्वज जो यूनियन जैक है,
राष्ट्रगान नया अपना लेते हैं वो, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाता है जो यूके इंग्लिश है उसको, यानी कि इस तरीके से ब्रिटेन का एकीकरण हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि कई सारी चीज़ें अलग होती है, अनोखी होती है, ठीक। और उसके बाद क्या क्या होता है उसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि ब्रिटेन का एकीकरण कैसे होता। कि ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य है उसका निर्माण अचानक उथल फुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। अचानक से ऐसा नहीं होता कि सैनिकों आक्रमण ये क्यों और हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। और ये एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पहले की बात करें तो ब्रिटेन नाम की कोई चिड़िया नहीं थी, कोई राष्ट्र नहीं था। उसमें से अलग अलग ये देश बने हुए थे। उसमें से इंग्लैंड धन में, महत्व में, शक्ति में थोड़ा सा समृद्ध होता गया था। इससे उसका उन बाकी देश जो उस द्वीप में आ जाते हैं उनके ऊपर दबदबा हो गया था। जैसे वेल्स, आयरलैंड या स्कॉटलैंड की बात करें तो उनके ऊपर इनका दबदबा ज़्यादा था। 1688 में इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन की बात नहीं करें, सिर्फ इंग्लैंड में एक शानदार क्रांति होती है और इंग्लैंड एक राष्ट्र राज्य बन जाता है। वहाँ पर संसदीय देश बन जाता है जहाँ चुनी हुई सरकार वहाँ पर सत्ता में आ जाती है। उसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक संधि होती है, ठीक। और उस संधि के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो जाता है। बाद में इसमें जो वेल्स है वो भी शामिल हो जाते हैं, यानी कि 3 देश शामिल हो गए। यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूके बोल दीजिए, ग्रेट ब्रिटेन बोल दीजिए उसमें, ठीक। उसके बाद बात आती है कि तीसरा, 3 देश तो हो गए ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और इसके साथ साथ वेल्स। अब आयरलैंड कहाँ गया कि आयरलैंड को 1801 में जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है यूके में, और इस तरीके से 1801 में ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी कहानी रुकती नहीं है कि उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पूरे ब्रिटेन में अंग्रेजी कल्चर है उसका प्रचार प्रसार किया गया, यानी कि अंग्रेजी कल्चर है उसी का दबदबा रहा जो इंग्लैंड वाली कल्चर है। और नए जो प्रतीक थे उनको अपनाया, जैसे कि ब्रिटिश ध्वज जिसको यूनियन जैक बोलते हैं, वन मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ का राष्ट्रगान है गॉड सेव आवर नोबल, उसको अपना लिया गया। और अंग्रेजी भाषा जो यूके इंग्लिश है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, ठीक, स्कॉटिश या आयरिश इंग्लिश की बजाय, ठीक। तो इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन का एकीकरण हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये आपका इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है। ये आपके 3 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, 5 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवाद क्यों पनपा, राष्ट्रवादी तनाव था वो क्यों पनपा। तो आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर दिया गया उसमें सबसे लास्ट वाला टॉपिक है ये, ओके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने के कारण क्या थे ये हमें बताना है, बाल्कन की समस्या क्या थी ये हमें बताना है, ठीक। तो बाल्कन पहले समझ लीजिए कि बाल्कन का है, जैसे अगर हम बात करें भूमध्य सागर में यहाँ पे इटली वगैरह आ जाते हैं, इस टाइप से टुकड़े हैं इटली। तो यहाँ पर ये जो इलाका है यूरोप के दक्षिणी पूर्वी इलाके में, तो वहाँ पर आ जाते हैं बाल्कन राष्ट्र, ठीक, क्लियर। यानी कि कहाँ पे आ जाते हैं, जो दक्षिणी पूर्वी हमारा यूरोप है तो वहाँ पर आ जाते हैं। तो बाल्कन जो इलाका है वो भौगोलिक और जातीय विविधताओं का एक क्षेत्र था, ठीक। यानी कि इसमें भौगोलिक तौर पे विविधता है, कोई पहाड़ी इलाका आ जाता है, कुछ इलाका आ जाता है जो भूमध्य सागर के बिल्कुल पास में, थोड़ा बहुत रेगिस्तानी इलाका भी आ जाता है। तो यहाँ पे भौगोलिक विविधता भी है और जातीय विविधता भी है, यानी कि अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो इसमें अगर आज के समय की बात करें, जिसमें आधुनिक समय के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, इस टाइप के देश आते हैं जिसको हम बाल्कन बोल रहे हैं, ठीक। आजकल के टाइम में ये देश यहाँ पर बने हुए, यानी कि सबके नाम याद रहे कोई ज़रूरी नहीं, कुछ के नाम याद रख लोगे। यानी कि बाल्कन है वो भौगोलिक और जातीय विविधता का एक क्षेत्र था। इसमें आधुनिक समय के जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया इत्यादि देश शामिल थे, ठीक। इस प्रदेश के निवासियों को उस वक्त स्लाव कहा जाता था। क्या कहते थे, सबको स्लाव बोला जाता था, ठीक, अलग कल्चर के बेस पर। तो ये क्या था कि ये जो पूरा इलाका था, ये जो जितने भी देश आते थे ये ओटोमन साम्राज्य के अंडर में आते थे, ठीक। तो ओटोमन साम्राज्य उसकी कमजोरी के कारण, क्योंकि वो कमजोर हो रहा था उस समय, कमजोर निकम्मे कह सकते हैं, अयोग्य राजा थे, सम्राट थे, तो उनकी कमजोरी के कारण और यहाँ पे रोमांटिक राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के कारण इस प्रदेश में विघटन होना शुरू हो जाता है। यानी कि एक तो ओटोमन साम्राज्य कमजोर हो गया था और उसी वक्त राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार था कि भाई एक जैसे कल्चर के लोग अपना अलग देश बनाएंगे। तो इससे क्या होता है कि यहाँ के जो देश होते हैं वो एक दूसरे को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते उसी समय में, ठीक। तो विभिन्न राष्ट्रीयताओं ने, यानी कि अलग अलग कल्चर के जो लोग थे, उन्होंने अपनी पहचान को मुखर करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया आज़ादी के लिए। और बाल्कन में साथ साथ एक तो ये था कि आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने बाल्कन क्षेत्र के विस्तार की चाह में वहाँ पर एक के बाद एक युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक तो ये था जैसे क्रोएशिया, मैसेडोनिया, ग्रीस की बात करें तो जो जो देश थे उन्होंने खुद को
आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया। ओटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो गए तो उन्होंने भाई हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पे कब्जा करना चाहा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके के ऊपर कब्जा करना चाहा। तो इसमें यह था कि एक के बाद एक कई सारे युद्ध होने शुरू हो गए। अब युद्ध होने शुरू हो गए तो टेंशन तो हो गई ना, तब यानी कि कभी किसी से लड़ाई हो रही है, कभी किसी से लड़ाई हो रही है कब्जे को लेकर के। अब उसी समय यूरोप की जो बड़ी शक्तियाँ थी, जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओके, यानी कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, ये भी इसमें कूद पड़े। क्यों? क्योंकि वो भी इस क्षेत्र में अपना दबदबा जमाना चाहते थे। उन्हें पता था कि भाई थोड़ा बहुत किसी की साइड लेंगे तो उनका व्यापार भी फैलेगा। ओके, इससे क्या हुआ? स्थिति और ज़्यादा विस्फोटक हो गई, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन कंट्रीज़ को उकसाना शुरू कर दिया, इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि क्षेत्र में और युद्ध हुए, कई सारे युद्ध होते हैं और अंत में इसी इलाके की इन समस्या के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। यानी कि ये था बाल्कन तनाव। कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक गया? शुरुआत हुई थी ओटोमन साम्राज्य की कमजोरी से और ख़त्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के साथ। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये चैप्टर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, और जितने भी चैप्टर्स मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टोटली चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैथ वर्क आ चुका है और इसके साथ साथ MCQs वगैरह भी आ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा सकते हो। इसके साथ साथ कि प्रोजेक्ट बनाना है आपको, तो प्रोजेक्ट मैंने बताया कि SST का जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट, वो भी पहले से बना हुआ है। प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग बनी हुई है, तो आप वो भी सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा। आज के इस एपिसोड के में वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।